हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं अंकित पाल, आपका जीएस टीचर, आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी की सेकंड क्लास, यानी कि जहां पर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, जो राज्य व्यवस्था यानी कि जो नियम जो कानून इंडिया में इम्प्लीमेंट होते थे वो कैसे चलते थे, एक व्यवस्था थी उसको कैसे चलाया जाता था, और जो संविधान बना उसका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या आधारशिला रही, वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई। और उसी में एक नेक्स्ट आता है बच्चों, क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है बच्चों। जो रेगुलेटिंग एक्ट होते थे ये क्या होता था बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करती थी और यहाँ पर शासन यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ हो गया था, भारत की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी ढंग से अपने पैर पसार चुकी थी, यानी कि जो उसका वर्चस्व था वो यहाँ पर स्थापित हो चुका था। और उसी को चलाने के लिए यानी कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो अपनी मनमानी करते थे, जो व्यापार करते थे उसमें कहीं ना कहीं करप्शन होने लगा। उस चीज़ को सुधारने के लिए कुछ एक्ट, कुछ नियम कहाँ से बनने लगे, ब्रिटेन की संसद से। ठीक है, उन्हीं में से एक कानून आया था, एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ से कहीं इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं ब्रिटेन का जो हस्तक्षेप था वो इंडिया की राजनीति में यानी कि भारतीय राजनीति में ब्रिटेन का हस्तक्षेप होने लगा। ब्रिटेन का हस्तक्षेप किसके थ्रू, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और बच्चों क्या था इसमें केंद्रीकरण यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। इसमें देखने को मिला किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है बच्चों, 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, पहला पॉइंट, जो गवर्नर ऑफ बंगाल उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, जो गवर्नर का जो पद था उसको चेंज कर दिया गया किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग। ठीक है बच्चों, नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किससे बना दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग को, यानी कि कहीं ना कहीं सारी पावर जी किसके हाथ में चली जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में चली जाती है। और इन्हीं की हेल्प के लिए एक चार सदस्यों की कमेटी यानी कि एक सदस्य परिषद बनाई जाती है, एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया जाता है। किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए, यानी कि जो नियम, जो कानून, जो एक्ट, जो नियम ये बनाएगा उसको लागू करेगा, उसके लिए उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई जाती है जो इनकी हेल्प करती है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कहाँ, इंडिया में। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एक कार्यकाल था इन सदस्यों का, इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था, यानी कि 5 ईयर, कि 5 वर्ष बाद ये जो 4 सदस्य होते थे ये दूसरे अपॉइंट कर दिए जाते थे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, 1773 के बाद 1774 में भारत में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है? 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है? यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, कब? 1774 में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है बच्चों, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे, जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन करते रहना और चीज़ों को समझते रहना। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम थे जो मैं आपको बताता हूँ, लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड। चैम्बर्स व हाइड। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, लिमिस्टर चैम्बर्स में जाकर हाइड हो गए। ठीक है बच्चों, ये याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है बच्चों, और नोट डाउन करेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। ठीक है, इनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे नोट डाउन करिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहना। आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब इसके बाद आता है बच्चों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ पिट्स इंडिया एक्ट क्या था और ये कितना इंपॉर्टेंट था। क्या होता है बच्चों, 1774 के बाद 1784 में 1784 में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ये सब एक्ट कहाँ से आते थे बच्चों? ये ब्रिटेन से पारित होकर आते थे, ब्रिटेन की संसद से। ठीक है बच्चों, ये वहीं से पारित होकर आते थे, किसके लिए? इंडिया के लिए। और क्या होता है बच्चों पिट्स इंडिया एक्ट में? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। ब्रिटेन के पीएम वो कौन थे? विलियम पिट्स। जिनके नाम पे इसको रखा गया, इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है पिट्स इंडिया एक्ट में, और क्या था ये पिट्स इंडिया एक्ट? ये पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश, जो ब्रिटेन का जो अधिकार था, कहीं ना कहीं जो भारत की राजनीति थी उसमें ब्रिटेन का अधिकार देखा जाने लगा, उसका पोजेशन यानी कि उसका अधिकार यहाँ पर देखा जाने लगा। कहाँ से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है बच्चों, चीज़ों को समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, COD और BOC, COD और BOC। क्या होता था COD और BOC? यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है बच्चों, और BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या होता है बच्चों यहाँ पर, जो
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो पावर्स थी, यानी कि जो इंडिया में जो पावर्स थी उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, सीओडी और बीओसी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको सीओडी में बदल दिया गया, और जो प्रशासनिक, जो राजनीतिक हस्तक्षेप थे, यानी कि जो पार्लियामेंट का अधीन पार्लियामेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो पार्लियामेंट, यानी कि जो नियम कानून, जो राजनीतिक हस्तक्षेप थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिए गए। क्या होता है बच्चों, व्यापार, जो ट्रेड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी, जो उसके फंक्शन होते थे, यानी कि फंक्शन, वो किसके हाथ में दे दी गई, सीओडी के। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, यानी कि जो राजनीतिक, जो लॉज बनते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती थी, जो राजनीतिक फंक्शन होते थे, वो किसके हाथ में दे दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में, राजनीतिक फंक्शन। या आप कह सकते हो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। पावर। ठीक है बच्चों, जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चली गई। कहाँ से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। इसका मेन कारण क्या था बच्चों, कि जो राजनीतिक, जो भारत में जो व्यापार होगा उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा देखे जाएंगे, और जो राजनीतिक, यानी कि जो लॉ बनेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो किसके हाथ में दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। और यहीं से कहीं ना, इसी एक्ट से कहीं ना कहीं भारत में जो शक्ति थी उसका विभाजन कर दिया गया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ, विकेंद्रीकरण। यहाँ पर क्या देखा जाता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे आज भी आप देखते हो कि सेंटर में एक क्या होता है, विधानसभा, और एक क्या होता है, विधान परिषद। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये सब चीज़ें यहाँ पे बना दी गई, जो आज भी प्रचलित है। आज भी हमारी जो राजनीतिक है, जो हमारी संसद है, आज भी उसमें यह चलता है। देखा होगा बच्चों आपने कि लोकसभा और राज्यसभा संसद में होती है, और विधानसभा और विधान परिषद कहाँ होती है, राज्य में होती है। ऐसे ही उस समय ये थी बीओसी और सीओडी, कहीं ना कहीं जो पावर्स थी वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करेगा। मुझे आशा है आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, या जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट वो हमारे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। और इसके बाद आता है बच्चों 1784 के पिस्ट इंडिया एक्ट के बाद क्या आता है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या होता है बच्चों, 1813 के चार्टर एक्ट में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी जाती है। फर्स्ट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस चार्टर एक्ट में, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड की जो मोनोपोली थी, जो ट्रेड करते थे, मोनोपोली, या एकाधिपत्य, इसको एबोलिश यानी कि समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड की मोनोपोली थी, जो उसका एक आधिपत्य था कि भाई एक ही कंपनी ट्रेड कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा अदर नहीं, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दूसरी कंपनी भी आती है तो वो भी यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका, ईस्ट 1813 का चार्टर एक्ट का। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करें बच्चों और स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ।
और बच्चों आई थिंक ले लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सेकंड पॉइंट क्या था। जो मोनोपोली इंडिया में थी वो तो समाप्त कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन जो चाइना में थी, जो चाय का व्यापार करते थे, जो चाइना में चाय यानी कि जो चाय बनती थी, जो उसकी जो मोनोपोली चाइना में थी वो अभी भी जारी रही। चीन में चाय की मोनोपोली वो जारी रही। किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में ये आया कि चीन में आप अभी भी अपनी मोनोपोली कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर आप चाय का व्यापार अभी भी कर सकते हो, लेकिन भारत में इसको समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है बच्चों। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ होती है बच्चों यहाँ पर भारत के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नोट डाउन करते हैं ना बच्चे साथ साथ, और चीज़ों को समझते रहना। क्या होता है बच्चों यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो बजट ब्रिटेन में भारत के लिए पास होता था, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए एक बजट बनाया गया कि भाई 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में एजुकेशन पे खर्च होंगे। ठीक है बच्चों, भारत के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। जो ब्रिटेन से जो भारत के लिए जो बजट बनता था उसमें होंगे। किसमें? जो ब्रिटेन से भारत के लिए बजट पास होता था, जो बजट पास होता था, ये लगभग 49 लाख रुपए था बच्चों, लगभग 49 लाख रुपए प्रति वर्ष, जिसका 2% मान लो कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में शिक्षा पर कुछ ध्यान दिया गया कि हाँ, जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भी शिक्षा लेने का अधिकार है, या उन्हें भी हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा 1813 का चार्टर एक्ट भारत के लिए। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और दोनों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आई थिंक आज सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब इसके बाद आता है 1833 का अधिनियम। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संविधान की जरूरत पड़ी इसलिए। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट। क्या होता है बच्चों 1833 के चार्टर एक्ट में? जब 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद था उसको क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
बेंटिक। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और क्या होता है बच्चों, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो सारी मिलिट्री पावर, सारी राजनीतिक पावर, जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी, सब इनके हाथों में दे दी गई। किनके? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में। जैसा कि आप आज भी कह सकते हो कि जो भारत का राष्ट्रपति है, तीनों सेनाएं उसी के अधीन है, यानी कि उसी के हाथों में है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा। जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी उस समय, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दी गई। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना बच्चों साथ के साथ। ऑल मिलिट्री, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सभी सिविल और मिलिट्री पावर, सिविल और मिलिट्री पावर किसके हाथ में दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दी गई। किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। नोट करिए बच्चों, इसमें आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। सेकंड चीज़ क्या होती है बच्चों, इसमें जो सेकंड पॉइंट था, जितने भी यानी कि जो व्यापार होता है ईस्ट इंडिया के हाथ में, जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया का जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी उसको अबोलिश कर दिया गया। अबोलिश कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ईस्ट इंडिया का जो व्यापार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करती थी, उसको यहाँ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। और उस समय जो दास्ता थी, यानी कि स्लेवरी, दास्ता स्लेवरी जिसे बोलते हैं, जो दास्ता थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। जो भारत में जो दास्ता थी, जो स्लेवरी थी उस समय, उसको हटा दिया, उसको अबोलिश कर दिया जाता था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नोट करो बच्चों, फिर आगे भी बताता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो मैं आपको बताता हूँ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक नए विधि सदस्य है, यानी कि लॉर्ड मैकाले। एक जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक नए सदस्य, यानी कि एक नया पद जोड़ दिया जाता है, विधि सदस्य, विधि सदस्य, या कानूनी सलाहकार भी बोल सकते हो। तो वो विधि सदस्य कौन थे? सबसे पहले लॉर्ड मैकाले। मैकाले बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहना बच्चों साथ के साथ। ठीक है, और जो ये विधि सदस्य थे, ये कानूनी सलाहकार, यानी कि जो कानून बनते थे उसमें अपनी सलाह, यानी कि कैसे इंप्लीमेंट होना है, कहाँ इंप्लीमेंट होना है, ये सब कौन देखते थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यानी कि जो नियुक्तियां होती थी, जो नियुक्तियां होती थी, जो सरकारी पद थे, कुछ सरकारी पद थे या कुछ प्राइवेट पद भी थे उस समय। ठीक है, उन पर जो भारतीयों की नियुक्तियां होती थी या जो अंग्रेजों की भी नियुक्तियां होती थी, उनमें डिस्क्रिमिनेशन, जिनमें जो भेदभाव था वो खत्म कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव,
इसका अबोलिश कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। (1833) के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, नोट करिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद आता है बच्चों 1853 का चार्टर एक्ट। वो आपको बताता हूँ मैं क्या होता है 1853 में। क्या होता है बच्चों 1853 के चार्टर एक्ट में? सेपरेशंस ऑफ पावर हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या था? क्या होता है बच्चों, जो विधायी शक्तियां थी और जो कार्यपालक शक्तियां थी उनको अलग कर दिया जाता है। यानी कि ये दोनों एक में थी, अब इनको अलग कर दिया जाता है, विधायी शक्तियों को और कार्यपाली शक्तियों को। यानी कि विधायी शक्ति यानी कि जो लॉ या नियम बनाते थे उन्हें विधायी शक्तियाँ बोले, और कार्यपालिका शक्ति जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि शासन चलाते थे, जो इम्प्लीमेंट करते, जो लागू करते थे। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पर दोबारा हो जाता है। आप एक बार और कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, यहाँ पर यह शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों? विधि यानी कि विधि निर्माण हेतु जो कानून बनते थे उनके लिए एक केंद्रीय यानी कि भारतीय एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना करी गई। की स्थापना की गई। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सर जी इसमें, मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है बच्चों, जो सिविल सेवकों यानी कि जो सिविल सेवक की जो नियुक्तियां होती थी वो कैसे होने लगी? पहले जो सिविल सेवक की जो नियुक्तियां थी वो भारत में नहीं होती, जो प्रतियोगिता थी वो भारत में नहीं होती थी। ठीक है, वो क्या किया गया? यूके में यानी कि ब्रिटेन में जिसको आप आज बोलते हैं सिविल सेवक बोलते हैं, प्रतियोगिता इसको भारतीयों के लिए ओपन कर दिया गया। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटेन में जो सिविल सेवक यानी कि आईसीएस की जो परीक्षाएं होती थी, जो वहाँ पे परीक्षा चलती थी, उसको भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया गया। कि क्या होता है बच्चों, जो आईसीएस यानी कि जो पीसीएस जो आईसीएस की जो सिविल सेवकों की जो परीक्षा होती थी वो यूके में यानी कि ब्रिटेन में ही होती थी, भारत में वो नहीं होती थी। यानी कि भारतीय लोग भी अब वहाँ पर जाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते थे। ठीक है, ये किसके तहत कर दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है बच्चों, और ये जो परीक्षा होती थी बच्चों, ये वहीं की लैंग्वेज में होती थी। यानी कि जो बच्चा जो भी यहाँ का स्टूडेंट्स योग्य होता था वो वहाँ पर जाता था और ये परीक्षा पास करता था और फिर भारत में ही अपॉइंट होता था। ठीक है बच्चों, इसके तहत किसके तहत? 1853 चार्टर एक्ट के तहत ये भारतीयों को ये अधिकार दे दिए गए। और अब
बच्चों इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में 1858 का अधिनियम, यानी कि जो 1858 का जो अधिनियम था उसमें कैसे भारत की सत्ता डायरेक्ट प्रिंस यानी कि क्राउन, जो ब्रिटेन का जो प्रिंस होता था, जो सम्राट होता था, उसके हाथ में चली जाती है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करिएगा, और आपको जो भी लगे हमारी वीडियो में अच्छा लगे या कुछ भी कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा। थैंक यू।